कैसे होता है कि एक नेता जिस पर लोग कभी आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो अपना जनाधार खो देता है और टूटा हुआ भरोसा वापस कैसे जीता जाता है? भारत के एक छोटे से कोने रेसूबेलपारा की कहानी के जरिए आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां सुबह की धुंध हरी भरी पहाड़ियों को छूमती है, जहां जिंदगी की रफ्तार बारिश और फसल की लय से तय होती है। ये है रेसूबेलपारा, देखने में बेहद शांत लेकिन अपने अंदर गहरे राजनीतिक तूफान छिपाए हुए। यहां की मिट्टी में गारो समुदाय की जड़ें गहरी हैं, मराक, संगमा और मोमिन वंश के लोग। इनके साथ साथ राभा, हाजोंग जैसी कई और जनजातियां भी रहती हैं। ये विविधता इस जगह की खूबसूरती है, लेकिन जब नौकरियों और सड़कों जैसे संसाधन सीमित हों तो यही विविधता कभी-कभी राजनीतिक बंटवारे की वजह भी बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, जब युवा रोजगार के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं तो यहां का भविष्य कौन संवारेगा? जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में 87% से ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये कोई महज आंकड़ा नहीं है, ये उम्मीद की एक आवाज है, बदलाव की एक पुकार है। ये दिखाता है कि लोगों को परेशानी तो है, लेकिन उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा भी है। जरा सोच कर देखिए, आपके बच्चे को तेज बुखार है, लेकिन आप उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते क्योंकि गांव को जोड़ने वाली इकलौती सड़क मानसून की पहली बारिश में ही बह गई। 50 साल पुराने जर्जर स्कूल, डॉक्टरों के बिना चलते क्लिनिक और सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद के आरोप, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो टूटे हुए वादे हैं जो हर दिन लोगों के भरोसे को कमजोर करते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम चुनावी आंकड़ों को सिर्फ नंबरों की तरह नहीं, बल्कि रेसूबेलपारा की उम्मीदों और निराशाओं की कहानी बताने वाले सुरागों के तौर पर देखेंगे। किसी भी चुनौती देने वाले के लिए जीत का सारा खेल बस इस एक नंबर में छिपा है, +26%। 26% का वोट स्विंग हासिल करना सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये एक राजनीतिक तूफान के बीच एक सीधी चढ़ाई चढ़ने जैसा है। इसके लिए किस्मत से कहीं ज्यादा एक ठोस रणनीति की जरूरत होती है। इस चार्ट को देखिए, ये नतीजा एक साफ जनादेश नहीं है, ये एक बटा हुआ जनादेश है। एनपीपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, सही है, लेकिन बहुमत नहीं मिला। और कांग्रेस का वो छोटा सा हिस्सा, ये उस पार्टी की कहानी बताता है जो कभी यहां की धड़कन हुआ करती थी, लेकिन आज अपने ही लोगों से दूर हो गई है। वोट पूरी तरह से बिखर चुका है। 90 के दशक में कांग्रेस के पास 65% से ज्यादा वोट थे, एक तरफा जीत। लेकिन फिर आया साल 2018 जो रेसूबेलपारा के लिए एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। जो मराक वंश का वोट कभी कांग्रेस की चट्टान हुआ करता था, वो टूटकर बिखर गया और तब से पार्टी उस बिखराव से उभर नहीं पाई है। तो यहाँ का इतिहास हमें एक सीधा सा सबक सिखाता है, जब समुदाय एकजुट होते हैं तो वो एक मजबूत निर्णायक जनादेश देते हैं, और जब वे बढ़ जाते हैं तो नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है। यहाँ एकता ही शक्ति है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, पर इन नंबरों के पीछे की असल वजह क्या थी? चलिए 2023 के नतीजों का और गहराई से विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मराक के नजरिए से सोचिए। एक तरफ उनकी अपनी ताकत है, एक डॉक्टर के तौर पर उनकी साख और मराक वंश से उनका जुड़ाव, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जमीनी टीम कमजोर है और डिजिटल दुनिया में उनकी मौजूदगी ना के बराबर है। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक बेहतरीन रेस कार तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई मजबूत टीम ही नहीं है। और देखिए, जब हम इस तरह के विश्लेषण करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, उसकी एक कहानी है, उसकी अपनी गरिमा है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी हमें यही याद दिलाता है कि बेहतर शासन के लिए जानकारी इकट्ठा करने की नींव सहमति और सही उद्देश्य पर टिकी होती है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल यह है कि क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है, एक साफ सुथरे कदम दर कदम प्लान की, जो भरोसे के टूटे हुए पुल को फिर से बना सके। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 स्तंभों वाली रणनीति कह सकते हैं। इसे एक मजबूत घर बनाने की तरह समझिए। आपको एक ठोस नींव चाहिए, जो है आपकी चुनावी रणनीति, फिर मजबूत दीवारें यानी आपका संगठन, एक सुरक्षित छत जो है आपकी कहानी या नैरेटिव, और आखिर में घर चलाने का सामान यानी संसाधन। अगर एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाएगी। आज की दुनिया में राजनीति बदल गई है।
गांव की चौपाल पर बैठना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी एक असरदार इंस्टाग्राम रील बनाना भी है। ये पुराने और नए के बीच चुनाव करने की बात नहीं है, ये बड़ों के अनुभव को युवाओं की ऊर्जा के साथ जोड़ने की बात है। इस रणनीति के कुछ अहम हिस्से हैं, जैसे हर वार्ड में लोगों की शिकायतें सुनने और सुलझाने के लिए एक सेल बनाना। इससे आप दिखाते हैं कि आप सिर्फ वोट मांगने नहीं आए, बल्कि चुनाव से पहले भी सेवा करने के लिए मौजूद हैं। और इसी के आधार पर सेवा, साफ सुथरे शासन और आदिवासी गौरव की एक नई कहानी गढ़नी होगी। लेकिन ये सभी रणनीतियां और योजनाएं तो बस औजार हैं। असली सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चुनाव जीतने के बाद एक नेता की असली जिम्मेदारी क्या होती है? जनता की सेवा करने का असल मतलब क्या है? देखिए, भरोसा सेवा से बनता है, खोखले वादों से नहीं। एक डॉक्टर जब अपने समुदाय की सेवा करता है तो उसका काम ही उसकी प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत बन जाता है। आज के दौर में जब शब्द बहुत सस्ते हो गए हैं, तब आपका काम ही वो असली मुद्रा है जिसकी कोई कीमत है। और एक नेता की जिम्मेदारी सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके शब्दों से भी तय होती है। सार्वजनिक भाषण का मकसद लोगों को जानकारी देना और सशक्त बनाना होना चाहिए, ना कि उन्हें भड़काना या बांटना। हर एक शब्द की ये जिम्मेदारी है कि वो मतदाता की गरिमा और लोकतांत्रिक संवाद का सम्मान करे। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, असली मकसद क्या है? किसी तरह एक बटा हुआ जनादेश जीत लेना, या फिर लोगों की सेवा करके विश्वास पर बना एक मजबूत और एकजुट जनादेश हासिल करना? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।